नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। आज हम अगले एपिसोड लेकर के आए हैं जो कि BHU बीएड से संबंधित है। दोस्तों, यह एपिसोड BHU बीएड के सभी पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। चाहे आप मैथ्स ग्रुप के हैं, बायो ग्रुप के हैं, आप लिंग्विस्टिक ग्रुप के हैं या फिर सोशल साइंस ग्रुप के हैं, यह सभी के लिए लाभदायक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न शुरू करने से पहले हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो आप सबसे पहले प्रथम एपिसोड देखिए। उसके बाद जो कंटिन्यूअस रूप में एपिसोड आए हैं वो सारे एपिसोड को देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहला एपिसोड दूसरे एपिसोड से लिंक है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आजकल अच्छे नोटबुक, अन्य पुस्तक और अध्ययन सामग्रियां बाजार में और इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं, इसलिए कक्षा शिक्षण आज मतलब कह रहा है कि नोटबुक, अन्य पुस्तक, अध्ययन सामग्री ये सब मार्केट में भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो क्या हमें कक्षा शिक्षण को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, कक्षा शिक्षण चाहे इंटरनेट पे या फिर कहीं पे भी सामग्रियां कई रूप में मौजूद क्यों ना हो, हमें कक्षा शिक्षण पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये कंपलसरी रूप में हमें ध्यान देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों? इसका हो जाएगा उत्तर ऑलवेज रिक्वायर्ड, हमेशा जो है यह जरूरी है। क्या जरूरी है? तो जो कक्षा शिक्षण है, कक्षा शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो बच्चों के लिए हमेशा जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 40 विद्यार्थी को एक कक्षा में अधिकांश छात्र सामान्य या औसत योग्यता के होते हैं, अतः पढ़ाते समय उन छात्रों को महत्व देना चाहिए। देखिए दोस्तों, कक्षा में अधिकांश छात्र, जो 40 विद्यार्थी हैं कक्षा में, अधिकांश क्या हैं? जनरली एवरेज स्टूडेंट हैं। तो एवरेज स्टूडेंट हैं, तो हमें क्या करना चाहिए इस समय? किस छात्रों को महत्व देना चाहिए? तो दोस्तों, एक चीज़ आप याद रखें, चाहे कक्षा में कोई कमज़ोर छात्र है, चाहे कक्षा में कोई कमज़ोर छात्र है या फिर कक्षा में कोई प्रतिभावान छात्र है, दोस्तों एक शिक्षक का प्रमुख दायित्व होता है कि कक्षा के सभी छात्रों को वो महत्व समान रूप में दे। तो इसका क्या विकल्प हो जाएंगे दोस्तों? इसका विकल्प हो जाएंगे 4। सभी छात्र को महत्व देना चाहिए जो कक्षा में अध्ययन करते हैं, जो कक्षा में मौजूद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक कुशल या दक्ष शिक्षक वह होता है जो पढ़ाते समय उपयोग कर सके। दोस्तों, एक कुशल एवं दक्ष शिक्षक वह होता है जो पढ़ाते वक्त जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो सारे टेक्निक्स को क्या करे? यूज करे, प्रयोग करे। शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत कई तरह के चीज़ें सम्मिलित हैं और यही शिक्षक तकनीक के अंतर्गत ही अगर देखें तो ये विकल्प, ये विकल्प और ये विकल्प, ये सारे विकल्प 2 नंबर विकल्प के अंतर्गत ही समाहित हो जाएगा, जिसके अंतर्गत कौशलता, समायोजन की विषय वस्तु, इस तरह के जो भी चीज़ें हैं वो सारे चीज़ विकल्प 2 के अंतर्गत ही आता है, शिक्षण तकनीक के अंतर्गत ही आता है। तो इसका क्या उत्तर हो गया? विकल्प 2। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, द सक्सेस ऑफ टीचिंग जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो दोस्तों, यह डिपेंड करता है अंतःक्रिया पे। सपोज कीजिए कि ये एक शिक्षक है, ये एक शिक्षक है और यह एक छात्र है। जब शिक्षक और छात्र के बीच की जो इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो बच्चे शिक्षक के हर एक बातों को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। इसी इंटरेक्शन को हिंदी में अंतःक्रिया कहते हैं। यानी कि छात्र और अध्यापक के बीच क्या होना चाहिए? तो अंतःक्रिया होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। और जब इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो सक्सेस ऑफ टीचिंग का मात्रा जो होगा, क्वांटिटी होगा, वो ज़्यादा होगा। चलिए अगला विकल्प प्रश्न देखिए कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे प्रभावशाली उपाय है? दोस्तों, जो
डिसिप्लिन को मेंटेन करना अगर हमें है क्लास में, तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे प्रभावशाली उपाय क्या है। तो दोस्तों कई तरह के जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होते हैं, तो उसके अंतर्गत जो है एक इफेक्टिव टीचिंग होता है। क्या होता है? इफेक्टिव टीचिंग। और इफेक्टिव टीचिंग में भी आप कह सकते हैं कि इंटरेक्शन पॉइंट जो होता है बच्चों और टीचर के बीच, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन की बात हो रही है, वह भी इफेक्टिव टीचिंग को बतलाता है, प्रभावशाली शिक्षण को बताता है। तो इसका विकल्प क्या होगा? इसका विकल्प होगा 1। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आजकल विद्यालय में पढ़ाने की तुलना में कोचिंग में पढ़ना अध्यापक के लिए जो है अधिक आकर्षक है। मतलब विद्यालय में शिक्षक कम पढ़ाना चाहते हैं और कोचिंग में वो शिक्षक ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं और अपने आप को आकर्षित भी करते हैं छात्रों को। तो अतः छात्रों की प्रतियोगिता मूलक परीक्षा में सफलता हेतु, देखिए कंपटीशन में सफलता की बात की जा रही है। क्योंकि शिक्षक क्या कर रहे हैं, अध्यापक जो हैं वो विद्यालय की अपेक्षा कोचिंग में पढ़ाना अपने आप को ज़्यादा आकर्षक समझते हैं, आकर्षित करते हैं बच्चों को। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या है कि जो भी कंपटीशन के परीक्षा है विद्यार्थी के लिए कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों सभी छात्र के लिए अनिवार्य होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति कंपटीशन पास करे। हाँ, 10th 12 का अगर एग्ज़ाम है तो वो बच्चों के लिए पास करना एक उचित समझा जा सकता है, लेकिन उसमें भी कंपलसरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा पास ही करे। कई सारे बच्चे फेल भी कर जाते हैं। कमज़ोर एवं पिछड़े हुए छात्र के लिए अनिवार्य हो, यह भी कंपलसरी नहीं है। अच्छे छात्रों के लिए अनिवार्य हो, यह भी कंपलसरी नहीं है। आप तेज है तो ज़रूर कोचिंग पढ़ें, इसका कोई तुक ही नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों यह किसी भी छात्र के लिए अनिवार्य ना हो, यह विकल्प सबसे सूटेबल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा परीक्षा प्रणाली का दोष नहीं है? दोस्तों स्मृति के मूल्यांकन पर अधिक जोर, तो जो इवेल्युएशन ऑफ मेमोरी है इस पे कह रहा है कि ज़्यादा जोर देना चाहिए। उसके बाद सृजनात्मक योग्यता के मूल्यांकन पर कम जोर। देखिए दोस्तों ये सृजनात्मक मूल्यांकन के जो भी हैं इस पे कम जोर नहीं, ज़्यादा जोर देना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न पर अधिक जोर, ये जरूरी नहीं है कि निबंधात्मक जो भी प्रश्न है उस पर ज़्यादा जोर दें। हम वस्तुनिष्ठता पर ज़्यादा जोर दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा जोर दे सकते हैं, जिसके माध्यम से एग्जामिनेशन प्रणाली जो है वो काफ़ी सुदृढ़ हो सकती है। तो क्या इसका उत्तर होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा 4। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहा जाता है कि किसी प्राथमिक अध्यापक की भूमिका महाविद्यालय या विश्वविद्यालय अध्यापकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक है। कहने का अर्थ यह है कि जितना मेहनत विद्यालय के शिक्षक करते हैं, प्राथमिक विद्यालय के खास करके, उससे कम मेहनत महाविद्यालय और विद्यालय स्तर विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापक को करना पड़ता है। तुलनात्मक दृष्टि से उच्च स्तरीय अध्यापक को ज़्यादा वेतन दिया जाता है। यह क्या है? दोस्तों देखिए इस तरह के कोई भी प्रश्न है तो यह एक तर्कपूर्ण व्यवस्था है, समझे। यह एक लॉजिकल प्रैक्टिस है, तर्कपूर्ण व्यवस्था आप कह सकते हैं इसको, जिसके बारे में वाद विवाद से चर्चा होना चाहिए कि उसके कारण निकालना चाहिए, उसका निदान निकालना चाहिए कि आखिर प्राइमरी शिक्षक जो भी हैं उसके भी कई क्रियाकलाप हैं। कई समय प्राइमरी शिक्षक जो भी हैं माता पिता के भी भूमिका में नज़र आते हैं। तो इस तरह के कोई भी कंडीशन है तो प्राइमरी शिक्षक की जो सैलरी है वो आखिर क्यों इस तरह से कम दी जाती है। तो इस तरह के चीज़ों पे हम क्या कर सकते हैं, एक डिस्कशन कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। तो इसका क्या उत्तर होगा? तर्कपूर्ण व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सूचना संप्रेषण तकनीक का विद्यालय में शिक्षण हेतु उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए देश में सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन भारत जैसे देश में विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली एवं आर्थिक संसाधन आवश्यकता अनुसार उपलब्ध नहीं है, इसके उपयोग शिक्षण में क्या कर पाना संभव है? देखिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीक जो है उस तकनीक के बारे में आप जानिए। तो
तो यह तकनीक दोस्तों, यह सूचना आधारित तकनीक होती है जिसमें कंप्यूटर एवं नेटवर्किंग हार्डवेयर सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से हम सूचना एवं सहायता संचार को क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो कंप्यूटर और नेटवर्क आधारित जो भी तकनीकें हैं, इस तकनीक में क्या आवश्यकता होगी, बिजली का और आर्थिक संसाधन का। अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी जाकर के आप कंप्यूटर को परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी कंडीशन जो एक ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध होंगे वो क्या हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। दोस्तों यह संभव है और शिक्षक पर भी निर्भर है। सपोज कीजिए कि संभव इस मायने में भी है कि अगर सरकार चाहे तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दे, ग्रामीण क्षेत्र पे जो बिजली है, जो आर्थिक संसाधन है, उस पर विशेष ध्यान दे। और शिक्षक का दायित्व इस रूप में भी बनता है कि एक शिक्षक उस तरह के एक समूह का निर्माण करे जिसमें कई बच्चे एक साथ मिलकर के अपने सूचना संप्रेषण तकनीक के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था को क्या कर सकें, तो शैक्षणिक व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर सकें। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि लाभ केंद्रित मुक्त अर्थव्यवस्था में शिक्षण व्यवसाय कभी मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंध, प्रशासन, व्यापार केंद्रित तथा अन्य उच्च लाभ वाले व्यवसाय से आगे नहीं रह सकती। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में बोल रहा है दोस्तों, वो अर्थव्यवस्था क्या है, तो वो लाभ पर आधारित है। और उसमें कह रहा है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, प्रशासन, व्यापार केंद्रित तथा अन्य उच्च लाभ वाले व्यवसाय से क्या है, यह आगे नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी इसे एक आदर्श व्यवसाय माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों? एकेडमिक इंटेलेक्चुअल के कारण, शैक्षिक बुद्धिजीवियों के कारण जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे एक हम आदर्श के रूप में जानते हैं, आदर्श व्यवसाय के रूप में जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इफ अगर किसी अध्यापक को योजना बनाकर पढ़ाना हो, कोई एक टीचर है उसे योजना बना करके पढ़ाना है, वह शिक्षण के उद्देश्य को लिखने के पहले उपयोग हेतु सामग्री का उल्लेख करता है, तो एक क्या होगी? सपोज कीजिए इस प्रश्न को इस रूप में आप समझिए कि एक शिक्षक है, वो योजना बना करके आता है कि मुझे कक्षा में ये पढ़ाना है। वह शिक्षण के उद्देश्य को लिखने के पहले उपयोग होने वाले सहायक सामग्री का उल्लेख कर देता है। सपोज कीजिए कि आपने कक्षा में आया और आपको पहले कक्षा में आते वक्त क्या करना चाहिए, तो जो भी शिक्षण के उद्देश्य हैं उसके बारे में लिखना चाहिए कि आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसका उद्देश्य ये है, उसमें संबंधित टूल्स ये होंगे। तो ये बाद में बताना चाहिए कोई भी टूल्स के बारे में कि जो प्रयुक्त सामग्री है उसे हम बाद में बताएंगे कि कौन कौन सी सामग्री हमको इसमें प्रयुक्त हुई है और इसकी कौन कौन सी सामग्री हमारे लिए जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए कि जो आज हम पढ़ाएंगे उसका क्या उद्देश्य है। लेकिन शिक्षक ने क्या किया कि जो सामग्री उल्लेख किया वो सबसे पहले सामग्री का ही उल्लेख कर देता है। तो ये व्यवस्था दोस्तों क्या होगी, ये गलत व्यवस्था होगी, ये तार्किक व्यवस्था नहीं है। क्योंकि जो लेसन प्लान बनाया जाता है इसके अंतर्गत एक क्रमबद्ध तरीका होता है। हालांकि ये तरीका जानना आपके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन ये आप जान लीजिए कि टीचर जो बना करके लाया उसमें सहायक सामग्री है उसको पहले दिखा दिया, ये व्यवस्था उचित नहीं है, गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत जैसे देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए घर जैसी योजना हानिकारक है। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत जैसे देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए घर जैसी योजना क्या है, वो हानिकारक है। दोस्तों ये क्यों हानिकारक है कि प्रत्येक व्यक्ति को घर उपलब्ध नहीं हो सकता है? तो दोस्तों इसका मूल कारण यह है कि भारत पे उच्च जनसंख्या का दबाव काफ़ी ज़्यादा है। यानी देश में जो जनसंख्या है उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसका उच्च दबाव है। मतलब कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इसका दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, तो इसका विकल्प होगा 1। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ए बी से छोटा है
ए किससे छोटा है, बी से, बी ग्रेटर है ए से। उसके बाद क्या है कि सी ए से लंबा है, सी क्या है, ए से लंबा है दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या है, डी जो है बी से लंबा है, डी किससे लंबा है, बी से लंबा है। ई किससे छोटा है, लेकिन ई से छोटा है, ई किससे छोटा है, डी से छोटा है दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है, बी सी से लंबा है, बी किससे लंबा है, तो बी जो है सी से लंबा है। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट बना, आप इसमें देख करके बताएंगे और हमें कमेंट करेंगे कि इसमें सबसे लंबा कौन हुआ, सबसे लंबा कौन हुआ और सबसे छोटा कौन हुआ, आपको कमेंट करके हमें बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, यदि वाष्प इंजन का संबंध स्कॉटलैंड से है, उसी तरह से डीजल इंजन का संबंध दोस्तों किससे होगा। तो दोस्तों इसका संबंध होगा जर्मनी से। किसका संबंध होगा, जर्मनी से। क्यों होगा इसके बारे में आप सर्च करके हमें बताएंगे। ये एक तार्किक प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहा जाता है कि सूर्य की किरण में VIV GYOR रंग उपस्थित होते हैं, लेकिन यदि एक कांच के बर्तन में सभी रंगों को घोल करके मिला दिया जाए तो दोस्तों वो कौन सा रंग बनेगा। दोस्तों वो काला रंग बनेगा। आप इस चीज को समझें। जब दोस्तों एक कांच की गिलास से कोई रंग गुजरता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सफेद रंग बनते हैं। कौन से रंग बनते हैं, सफेद रंग बनते हैं। लेकिन दोस्तों जब कलर को घोल करके कहीं पर मिला देंगे तो इस कंडीशन में कौन से रंग बनेंगे, तो काला रंग बनेंगे। इसको आपको याद रखना है। दो कंडीशन है, कांच वाले में सफेद रंग बनेंगे जहां से प्रकाश परावर्तित होती है, और अगर सभी रंगों को घोल करके पानी में मिला दें तो उसमें काला रंग बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अ किसी बिंदु से 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। देखिए 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, उसके बाद दाएं घूमता है और 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर दाएं की ओर चला। उसके बाद क्या कहता है, फिर उत्तर की ओर घूम के 10 किलोमीटर चलता है। उसको 10 किलोमीटर चला दीजिए, 10 किलोमीटर वो चल लिया। उसके बाद दोस्तों वो क्या करता है कि फिर वो पूरब की ओर मुड़ करके कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। दोस्तों ये 4 किलोमीटर है तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर होगा, और ये टोटल 10 किलोमीटर है तो ये कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया। तो दोस्तों यहाँ से एक लकीर खींच दीजिए आप सबसे पहले, और ये 6 किलोमीटर निकाल लीजिए, और यहाँ से वो चलना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों यहाँ से अगर इस तरह से हम इस लकीर को भी अगर जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर हो गया। ये जो है आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा। अब दोस्तों इधर से हमें इस तरह से ये निकालना है, और ये हमको यहाँ भी ज्ञात करना है। तो टोटल ये कितना है दोस्तों, तो 9 किलोमीटर है, और 9 किलोमीटर में ये 1 किलोमीटर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो दोस्तों 1 किलोमीटर ये हो गया। तो इधर क्या हुआ, ये 8 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर। तो आप जब हाइपोटेनियस निकालते हैं तो क्या करते हैं, इस तरह से आप निकाल लेते हैं, 10 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प होगा, विकल्प ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शिमला, लखनऊ, पटना, कलकत्ता। दोस्तों इसमें कई तरह के उत्तर हो सकते हैं, आपके साथ भी कई विकल्प ऐसे होंगे जिसका अलग अलग उत्तर होगा। दोस्तों इसमें देखिए इसका उत्तर शिमला होगा। इसका उत्तर शिमला क्यों होगा वो आप हमें बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि इसका उत्तर शिमला क्यों होगा, लेकिन शिमला होगा, आप हमें बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि यदि पैसेंजर गाड़ी ए जो है, कोई एक पैसेंजर गाड़ी है, वो 180 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और 10 स्टेशन पे 8-8 मिनट के लिए वो ठहरती है। दूसरी गाड़ी भी है, वो भी उतना ही दूरी तय करती है, लेकिन उसकी स्पीड क्या होती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 स्टेशन पर 5-5 मिनट के लिए रुकती है। अब पूछ रहा है दोनों गाड़ी में कौन गाड़ी पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों गाड़ी ए के बारे में हम पहले काउंट करते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है उसको, 180 किलोमीटर, और स्पीड कितना है दोस्तों, तो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखिए दोस्तों जो टाइम लगेगा इसको कितना लगेगा, तो 180 45 से करेंगे 4 घंटा हुआ, यानी कितना हो गया, 2 घंटा 40 मिनट। और दोस्तों ये क्या करता है, प्रत्येक स्टेशन पर कितना रुकता है, 8-8 मिनट रुकता है। और कितने स्टेशन पर रुकता है, 10 स्टेशन पर रुकता है। तो कुल 80 मिनट जो है ये रुका, तो कितना हो गया, 320 मिनट लगेगा इसे पहुंचने में।
इसी तरह से दोस्तों दूसरी गाड़ी जो है, गाड़ी बी की बात करें, गाड़ी बी की, तो वो क्या करेगा पैसेंजर ट्रेन, उसको डिस्टेंस कितना लगे है उसका 180 किलोमीटर, टाइम उसका निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस से स्पीड से भागा देंगे। तो दोस्तों ये हो गया 4 घंटा, 4.5 घंटा, यानी 270 मिनट। और दोस्तों ये कुल कितने स्टेशन पर रुकती है, ये कुल 10 स्टेशन पर 5-5 मिनट रुकती है, यानी 50 मिनट ये रुक गई। तो कुल इसका कितना हुआ, ये भी 320 मिनट, यानी दोनों को पहुंचने में 320 मिनट लगता है। और इसके कारण जो है दोनों कितना समय लेगी, समान समय लेगी। चलिए इसी तरह से चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए का मान 3, बी का मान 9, सी का मान 15, डी का मान 21। पहले प्रश्न को आप पढ़िए, देखिए CAGE का मान पूछ रहा है, यानी ई का मान आपको निकालना है। तो दोस्तों ई का मान निकालना है और जी का मान निकालना है। तो जो सीक्वल दिए हुए हैं इस स्वरूप में ई का मान 27 होगा, एफ का मान 33 होगा और जी का मान 39 होगा। और दोस्तों सी का मान जो है पुट कीजिए, CAGE, जो भी ये मान है, जिसका भी मान ये है, ये 15 लिख दीजिए, ए का मान 3 लिख दीजिए, जी का मान जो है कितना है 39 है और ई का मान 27 है। ये क्रम में देखिए कौन सा क्रम आपसे मैच कर रहा है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वह आत्म मूल्यांकन के लिए कार्य क्षेत्र का प्रबंधन करना बिल्कुल है। उसके बाद मूल्यांकन के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बनाना ये भी है। उसके बाद छात्रों की उपलब्धियों में नैदानिक तथा औपचारिक सुधार करना ये भी मूल्यांकन के अंतर्गत समाहित है। लेकिन केवल डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करना ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, इसका विकल्प 4 नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि 1916 में कौन विश्वविद्यालय की स्थापित हुई थी या स्थापना हुई थी। दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। और संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। इस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। और प्रथम VC कौन था, तो प्रथम VC दोस्तों सर सुंदरलाल, सर सुंदरलाल। और स्थापना 1916 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, NCERT के बारे में पूछ रहा है कि का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन नहीं एजुकेशनल। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसका फुल नेम है। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछे कि केंद्र व राज्य के स्कूली शिक्षा में पॉलिसी और प्रोग्राम जो है वो कौन करता है, तो वो भी NCERT का ही है कि जो स्कूल के जो शिक्षा है उसमें हम किस तरह से अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें, किस तरह से अपने प्रोग्राम को बनाएं, वो इसका कार्य है। इसके अलावा दोस्तों ये क्या करती है, एक ऑटोनोमस यानी स्वायत्त बॉडी के रूप में क्या करती है, कार्य करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, प्रश्न यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किंडरगार्टन आधारित है, किंडरगार्टन आधारित है दोस्तों फ्रोवेल के सिद्धांत पर। इसको बालवाड़ी व्यवस्था भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप प्रदान करना जो कि घरेलू शिक्षा में बदलकर अधिक औपचारिक स्कूली शिक्षा के रूप में पाया जाए, मिले, बच्चों को मिले। सपोज कीजिए कि बच्चे हैं, उनके माता पिता किसी कारणवश उसे शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं अनौपचारिक रूप से, तो इस तरह के बच्चों को क्या किया जाता है
कि किंडरगार्टन में भेज दिया जाता है, जहां पे बच्चों को क्या किया जाता है, तो घरेलू शिक्षा को अधिक औपचारिक बनाया जाता है। खेल खेल में शिक्षा दे करके और भी कई तरह के तकनीक को यूज करके उसे शिक्षा प्रदान किया जाता है। और ये शिक्षा किसके सिद्धांत पे आधारित है? फ्रोवेल के सिद्धांत पे आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय स्थित है या है? दोस्तों प्रश्न आपसे इसकी लोकेशन के बारे में भी पूछ सकता है और पूछ ये भी सकता है कि बताइए किस तरह का विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों ये बिलासपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिलासपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और दोस्तों ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन सी विश्वविद्यालय है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। स्थापना इसकी दोस्तों 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि शिक्षा का सार्वभौमिकरण निम्न में से किससे संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना ये अनुच्छेद 45 से संबंधित है। इसमें कहा गया है प्रारंभ से लेकर के 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो 10 वर्ष के भीतर उसे कंप्लीट करना चाहिए। यह संविधान संशोधन जो है 2002 के अधिनियम के रूप में पारित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीमिंग जो शब्द हैं वो किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, किससे संबंधित हैं? दोस्तों ये जो संबंध है ये अक्षम बालकों के लिए संबंधित है। जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन है उसके लिए ये संबंधित किया गया है, उसके लिए ये प्रयोग किया गया है कि किस तरह से हम जो अक्षम बालक हैं वो अक्षम बालक को मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, क्रेस्की कहा जाता है। क्रेस्की किसको कहा जाता है? तो दोस्तों क्रेस्की कहा जाता है एक प्रकार से जो दिवस परिचर्या केंद्र होते हैं। दिवस परिचर्या केंद्र का अर्थ क्या हुआ कि यह एक तरह का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को केयर करता है। बच्चों को क्या करता है? केयर करता है। किसके जगह पे? जो पेरेंट्स हैं उस पेरेंट्स के जगह पे बच्चों का केयर किया। किसके जगह पे? पेरेंट्स के जगह पे। वो जो किंडरगार्टन था वहाँ जरूरी नहीं है कि वो केयर करने के लिए किसी के पास भेजे। वो अधिक अनौपचारिक शिक्षा को औपचारिक रूप में बदलने के लिए या फिर सिखाने के लिए भी किंडरगार्टन का प्रयोग करते हैं, किंडरगार्टन में भेजते हैं। लेकिन दोस्तों ये दिवस परिचर्या केंद्र ऐसा केंद्र होता है जहां बच्चे को उसके माता पिता केयर करने के लिए, जब वो जॉब पे जाते हैं तो केयर करने के लिए क्या करते हैं? भेज देते हैं। तो आप दोनों में याद रखेंगे थोड़ा सा अंतर है। किंडरगार्टन में क्या होता है? जो अनौपचारिक शिक्षा है उसे अधिक औपचारिक रूप में बदल करके दिया जाता है। लेकिन दिवस परिचर्या डे केयर सेंटर जो है इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे को केयर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डीपीईपी की स्थापना निम्न में से किसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया? दोस्तों डीपीईपी जो है इसको प्रारंभिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है, सभी तक पहुंच विकसित करने के लिए ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। और सभी बच्चों को ये किस तरह से सार्वभौमिकरण के रूप में पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार क्या करती है? तो 85% अनुदान देती है। और राज्य सरकार कितनी अनुदान देती है? तो राज्य सरकार 15% इसमें अनुदान देती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में हर एक बार प्रश्न पूछ रहा है और ये प्रश्न 2 ही 3 टर्म से पूछ रहे हैं। पहला दोस्तों कि इसका उद्देश्य क्यों नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई? तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो है प्रदान करने से। किस क्षेत्र में? केवल ग्रामीण क्षेत्र में। इसका संबंध ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से है। पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। दूसरा, ये किस बोर्ड के माध्यम से संचालित होता है? तो दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जो अध्यक्ष एमएचआरडी मिनिस्ट्री होते हैं वही इसके भी अध्यक्ष होते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई। और किसकी सरकार में हुई? तो राजीव गांधी की सरकार में।
तो दोस्तों, अगर आप हमें कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें फेसबुक पर हेलो संदीप के आर सर्च करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। अगर दोस्तों आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे संदीप के आर सर्च करके आप हमें कुछ मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।